सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियल और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को केलॉग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताया था थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली वीएस कोड में चल के प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था प्रोग्रामिंग करके। और एंड आई होप आपको वो वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है और इसी के साथ साथ वो लिंक ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है रियलॉग। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियलॉग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सीधा इसकी एक डिस्क्रिप्शन से। मैंने यहाँ पर रियलॉग की एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि रीएलोकेट्स द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय मैलॉक और केलॉग फंक्शन। जी हाँ, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये रीएलोकेट करता है मेमोरी जो कि ऑक्युपाई की हुई होती है मैलॉक और केलॉग फंक्शन ने। क्या मतलब हुआ इस बात का? और आसानी करके समझाता हूं कि हम लोग मैलॉक और केलॉग में क्या करते हैं। आप लोग बोलेंगे हम लोग मैलॉक और केलॉग में मेमोरी एलोकेशन करते हैं। अगर आप न्यू हो और आप डायरेक्ट रियलॉग को पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताता चलूं मैलॉक और केलॉग हम लोग किसे कहते हैं। मैलॉक और केलॉग एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है जिसकी वजह से इन दोनों कीवर्ड मैलॉक और केलॉग की मदद से हम लोग अपनी मेमोरी में एलोकेशन कर सकते हैं। इसके एग्जीक्यूशन के टाइम एलोकेशन कैसे कहते हैं? एलोकेशन इसे कहते हैं कि हम लोग उसमें चेंजेस कर सकें, साइज बढ़ा सकें एग्जीक्यूशन के टाइम, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते लेकिन डायनामिक मेमोरी में कर सकते हैं। हम लोग उसके एग्जीक्यूशन के टाइम उसका साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये तो होगा इन शॉर्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैलॉक और केलॉग का, कि मैलॉक और केलॉग की मदद से हम लोग जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो रहा होता है, जब हमारा प्रोग्राम टाइम में होता है, तब हम लोग उसमें एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट आता है रियलॉग का। रियलॉग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर मैलॉक और केलॉग फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद अगर हम लोग मैलॉक या केलॉग फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इनके रन टाइम में इनकी मेमोरी में हम लोग एलोकेशन कर सकें, इनके साथ हम लोग एलोकेशन कर सकें, इनको हम लोग रीएलोकेट कर सकें, यानी जो केलॉग का साइज है उसको हम लोग और इंक्रीमेंट कर सकें उसके रन टाइम में। जब केलॉग फंक्शन रन टाइम में हो तब हम लोग उसके साइज में इंक्रीमेंटेशन कर सके। तो हम लोग कैसे करेंगे? वो हम लोग करेंगे रियलॉग के अंदर। जी हाँ गाइस, तो रियलॉग की मदद से हम लोग रीएलोकेशन कर सकते हैं, साइज और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उसको कंप्लीटली समझते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट आपके साथ शेयर किया है जिसको पढ़ने के बाद आपको रियलॉग कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। और वो क्या है? वो ये है कि इफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर मैलॉक और केलॉग यू कैन रीएलोकेट द मेमोरी बाय रियलॉग फंक्शन। ये पॉइंट बहुत मिलता जुलता है ऊपर वाले से। अगर हमारी मेमोरी काफी नहीं हुई मैलॉक और केलॉग में तो हम लोग उसको रीएलोकेट कर सकते हैं बाय रियलॉग। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बहुत कम अल्फाज में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि इट चेंजेस द मेमोरी साइज। ये मैलॉक और केलॉग के साइज को इंक्रीज कर लेता है, उनकी मेमोरी के साइज को बढ़ा देता है और कम कर देता है। बस इसका ये काम है। अब अगर हम लोग बात करें इसके सिंटैक्स की, सो इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। लेट अस सी द सिंटैक्स ऑफ रियलॉग फंक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं रियलॉग का सिंटैक्स। बहुत आसान सा है इसका सिंटैक्स। पहले हम लोग लिखते हैं ptr, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू, देन हम लोग लिखते हैं कीवर्ड रियलॉग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने पहली ptr यानी जो हमारी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। उसके बाद हम लोग उसका न्यू साइज लिख देते हैं कि उसका नया साइज क्या होगा। और नए साइज के अंदर हर बार की तरह हम लोग यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। अगर आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो जल्दी से बता देता हूं मैं आप लोगों को। साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें नहीं पता कि हमारी मेमोरी कितनी है और हमें अपनी मेमोरी में कितने ज्यादा और मेंबर्स ऐड करने हैं, कितनी अपनी मेमोरी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, कहां तक अपनी मेमोरी की एवरेज लेके जानी है, तो अगर हमें इन सब के बारे में नहीं पता तो हमारे पास एक कीवर्ड आता है साइज ऑफ। तो साइज ऑफ कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं? साइज ऑफ कीवर्ड हमें हेल्प करता है। वो हमें बोलता है कि जितनी चाहे मेमोरी चाहिए ले लो, जितनी चाहे मेमोरी इसमें कम कर दो, बढ़ा दो। लेट्स सपोज अगर आप लोग एक एरे बनाते हैं तो एरे में आप लोग क्या करते हैं? पहले आप लोग एरे का साइज डिक्लेयर कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं बनाता हूं 10 एलिमेंट्स की एरे। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अपने एरे को पूरी डिक्लेयर कर दूंगा तब मैं उसमें कोई भी इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन नहीं कर सकता। कि अगर मेरे पास कोई 11वां एलिमेंट भी आ गया तो वो उस एरे में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पहले मैंने उसका साइज डिक्लेयर कर चुका हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 11वां एलिमेंट भी आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या बोलेगा? वो बोलेगा आपकी मेमोरी फिक्स नहीं है, जितने चाहे आप उतनी मेमोरी इसके अंदर और इंक्लूड कर दो, जितनी चाहे उतनी मेमोरी आप उसमें से डिक्रीज कर दो। तो ये काम करता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। उसको हम लोग लिख देंगे यहां पर। सो इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं ptr इज इक्वल टू कीवर्ड। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपने ptr यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं न्यू साइज और फिर एंड में सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमें एक एरर मिल जाएगा। तो चलिए बहुत सारी डिस्क्रिप्शन हो गई
चलिए आप चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां चल के प्रोग्रामिंग करके समझते हैं रियल लॉग फंक्शन को। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरी वीडियो नंबर 48 होने वाला है मेरे इस ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा होगा। सो गाइस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। हम लोग इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं और अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज इस वीडियो में चल रहा हूं, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहां क्लिक करके बुकमार्क कर लें, यहां क्लिक करके सेव करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। और अगर आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स है सी लैंग्वेज से रिलेटेड जिसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ सकते हैं और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। अगेन यहां क्लिक करके बुकमार्क कर लें, यहां क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। ये मेरी वीडियो नंबर 48 होने वाली है तो मैं इसी नेम से अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। यहाँ क्लिक करके मैं अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। न्यू फाइल के लिए अपने न्यू फाइल को मैं नाम दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_48_ रियल लॉग .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा। मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जरा पीछे कर लेता हूँ और अब मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से अपने यूजर स्निपेट की मदद से अपने सी लैंग्वेज का सिंटैक्स फौरन से लिखूंगा जस्ट 1 सेकंड। और अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे किया, मैंने जस्ट CS लिख के एंटर प्रेस किया और मेरा सी लैंग्वेज का सिंटैक्स कैसे प्रिंट हुआ, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा होगा। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप विद इन 1 सेकंड सी लैंग्वेज या किसी भी और जावास्क्रिप्ट HTML या XYZ किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स लिख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जिसको इस्तेमाल करते हुए अपनी कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग डायनामिक मेमोरी को यूज करते हैं तो हम लोगों को एक और हेडर फाइल का यूज होता है और वो होता है stdlib.h। stdlib.h हमारी न्यू लाइब्रेरी होती है और ये हमें हेल्प करती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने में। और अब मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से यहाँ पर एक कैलॉग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बनाता हूँ। जल्दी से मैं उसका कोड लिखता हूँ, आपको हाथ का समझाता रहता हूँ। अगर आपको कैलॉग भी नहीं पता तो आपको कैलॉग भी समझ में आ जाएगा अगर आप ये लोग के साथ उसे पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको कैलॉग के बारे में पता है तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से यहाँ पर मैं यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा int star ptr और फिर एक इंटीजर वेरिएबल सपोज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा int n सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। फिर मैं यहाँ पे printf लगाऊंगा। मैं printf क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूं कि वो कितनी मेमोरी मांग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यूजर इनपुट करे कि वो कितनी मेमोरी का एरे मांग रहा है। मैं यूजर की मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ कि वो जितनी मेमोरी का एरे चाहेगा वो उसे प्रिंट होके मिल जाए, उसमें वो इनपुट करे और फिर उसके बाद उसको वैल्यू प्रिंट होके मिल जाए और वो उसको रीएलोकेट करे रियल लॉग की मदद से कि अगर उसमें और एलोकेशन करना चाहे तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मैं यूजर से इनपुट मांगूंगा। वो मैं कैसे मांगूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द साइज ऑफ एरे you want to make, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर एक \n भी लगाऊंगा ताकि न्यू लाइन में प्रिंट होके मिले। एंटर प्रेस करूंगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा scanf। अगर आपको नहीं पता कि scanf फंक्शन क्या है तो मैं हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, सो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लें। अगेन प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मौजूद है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर वही पढ़ाता हूँ जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो मैं आपको बताया है कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर को यूज कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग पॉइंटर किसे कहते हैं, कंप्लीटली इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। मेरी अच्छी खासी इसके ऊपर वीडियोस है पॉइंटर से रिलेटेड। तो प्लेलिस्ट एक्सेस करना मस्ट है, बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि लाइब्रेरी मैंने क्यों इंक्लूड की है, ये मेन, ये रिटर्न 0 क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, तो आप उसको लाजमी देख लें। scanf की मदद से इनपुट लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा %d\n कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा m%n यानी एड्रेस ऑफ n। मैं दे दूंगा कि n यानी नंबर्स, जितने नंबर्स यूजर इनपुट करेगा वो होगा मेरे एरे का साइज। एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे जो हमारा कैलॉग का सिंटैक्स होता है मैं वो लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ptr इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, इसके अंदर लिखूंगा int स्टार, बाहर आऊंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलॉग, एक और राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा n कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ int, यानी मैंने आपको बताया था साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल के int लिख दूंगा क्योंकि जो मैं साइज ले रहा हूँ वो एज अ इंटीजर ले रहा हूँ। बाहर सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पर अपने यूजर से इनपुट लेने के लिए, अपने यूजर से वैल्यूज इनपुट लेने के लिए एरे की मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक फॉर लूप। मैं यहाँ पर फॉर लिख के एंटर प्रेस करूंगा। मेरी आईडी ने मुझे मेरा फॉर लूप का सिंटैक्स प्रिंट करके दे दिया। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे किया तो मैंने एक्सटेंशन की मदद से किया है और वो एक्सटेंशन सब किया है, उसके ऊपर वो वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक के नाम के, तो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। और लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा int i is less than n
और आई प्लस प्लस, और फिर मैं अपने कोड में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू नंबर परसेंटेज डी फॉर दिस एरे बैकस्लैश एन, और फिर कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई की, जो आई की वैल्यू यहाँ पर मुझे बढ़ बढ़ के एंटर होके प्रिंट होके मिलती रहे। एंटर प्रेस करूंगा, स्कैनएफ लगाऊंगा मैं यहाँ से, जो यूजर इनपुट मांगेगा उससे वैल्यूज। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो स्कैनएफ लगाई। ये मैंने दो स्कैनएफ किस लिए लगाए, पहला जो स्कैनएफ है उसमें यूजर मांगेगा कि क्या आप कितने साइज का एरे बनाना चाह रहे हो, वो आपसे साइज इनपुट लेगा और फिर क्या करेगा, उसके बाद उसी साइज के हिसाब से आपसे वैल्यूज इनपुट लेगा। लेट सपोज हमारे पास 5 मेमोरी का एरे है, तो उसमें पहली मेमोरी में आप लोग कौन सा एलिमेंट लोगे, दूसरी मेमोरी में कौन सा लोगे, तीसरी में कौन सा लोगे, नेक्स्ट वाइज ऐसे करते करते 5-6 में आप कौन सा एलिमेंट लोगे। सो इस तरह से हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं दूसरी बार। सो मैं लिखूंगा स्कैनएफ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी लिखेंगे, बैकस्लैश एन लगेंगे, कॉमा डालेंगे, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा PTR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैं बना रहा हूँ एरे के एलिमेंट्स इनपुट ले रहा हूँ और वो होंगे एज अ इंटीजर। उसके बाद क्या करूंगा, लूप से अपने बाहर आऊंगा और फिर अपने इसी इंडेक्स को प्रिंट करवाने के लिए जो मैंने इनपुट दी है वैल्यूज, उनको प्रिंट कराने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रैवर्सिंग करूंगा, एक और फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लिख के एंटर प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, देन अपने कोड में यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, और फिर क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी ऑफ दिस एरे इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, कॉमा डाल के मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई और फिर कॉमा डाल के क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा PTRI। ये तो हो गया, मैंने एक कैलॉग बना लिया। अब इस कैलॉग को क्या करूंगा, जल्दी से सेव करूंगा अपने प्रोग्राम को और फिर मैं देखूंगा ये हमारे पास कितनी मेमोरी की एलोकेशन कर रहा है। मैं अपने प्रोग्राम को रन टाइम में लाता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल एंड रन हो रहा है और अब ये क्या करेगा, ये मुझसे पूछेगा एंटर द साइज ऑफ एरे यू वांट टू मेक, और उसके बाद ये मुझसे इनपुट मांगेगा। देखिएगा ये मुझसे पूछेगा और उसके बाद मैं इनपुट दूंगा वैल्यूज और फिर उसी के हिसाब से मैं अपने मेमोरी इनपुट करूंगा और फिर उस मेमोरी के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा उसके एलिमेंट और फिर वही एलिमेंट मुझे प्रिंट होकर भी मिलेंगे। देखिए मुझसे पूछा है एंटर द साइज ऑफ एरे यू वांट टू मेक, लेट्स सपोज मैं करता हूं 5। उसके बाद ये मुझसे पूछा है एंटर द वैल्यू ऑफ 0 फॉर दिस एलिमेंट। अब इन सी लैंग्वेज हमारे पास जो इंडेक्स स्टार्ट होता है, जो एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड तो ऑन। सो इस तरह से मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ 0 नंबर फॉर दिस एरे, तो मैं लेट्स सपोज करता हूं 5 देन 4 देन 3 देन 2। सो देखिए गाइस इसने क्या किया, इसने मुझसे यहाँ पर 5 वैल्यूज इंटीजर ली और फिर उसके बाद उसने मुझे यहाँ पर उन्हें प्रिंट करके भी दे दिया। सो अब अगर मैं चाहता हूँ इसमें रीएलोकेशन करना, मैंने यहाँ पर 5 इंटीजर वैल्यूज ने मुझे इनपुट मांगी, मैंने उसे इनपुट दी, उसके बाद उसने मुझे तमाम वैल्यूज प्रिंट करके भी दे दी। अब मैं चाहता हूँ इसमें रीएलोकेशन करना, तो मैं कैसे करूंगा, अब मेन काम आएगा हमारे पास रियल लॉक का। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कमेंट लगा के यहाँ पे लिख भी देता हूँ रियल लॉक का यूज है मेरे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रियल लॉक, एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा एंटर द साइज ऑफ न्यू एरे। अब मैं न्यू एरे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें रीएलोकेशन कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर न्यू एरे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द साइज ऑफ न्यू एरे यू वांट टू क्रिएट क्वेश्चन मार्क, एंटर प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैन और फिर स्कैन एफ के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज डी बैकस्लैश एन एम% एन और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। मैं n के लिए उसे दोबारा इनपुट मांगूंगा, यहाँ पर जैसे मैंने उसे इनपुट मांगा पहली मेमोरी के लिए, उसके बाद मैं उसे यहाँ पे दोबारा इनपुट मांगूंगा कि नई मेमोरी इनपुट करो। क्यों इनपुट करो, क्योंकि मैं इसमें रीएलोकेशन कर रहा हूँ, मैं इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा PTR, मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखूंगा रियल लॉक का इज इक्वल टू डालूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा int, क्योंकि मैं इंटीजर ले रहा हूँ यहाँ पर, सो उसको मुझे ब्रैकेट में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ स्टार, बाहर आऊंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल लॉक, उसके बाद एक और ब्रैकेट बनाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा PTR कॉमा डालूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ ऑपरेटर का साइज ऑफ इंट, बाहर आऊंगा सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लूप लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मैं लिखूंगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, देन दोबारा से इनपुट मांगूंगा वैल्यूज करके, दोबारा मुझे एलिमेंट्स इनपुट करके दो अपनी नई मेमोरी यानी अपनी अपडेटेड मेमोरी के हिसाब से। मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द न्यू वैल्यू नंबर परसेंटेज डी ऑफ दिस एरे, बैकस्लैश एन लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई, एंटर प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कॉमा डालूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा m% PTRI और इस आई को मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PTRI। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फॉर लूप से मैं बाहर आऊंगा और फिर उसको प्रिंट करवाने के लिए मैं एक और एज इट इज इसी तरह का फॉर लूप लगा दूंगा। यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, अपना टाइम बचाऊंगा। सो ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रियल की मदद से अपडेट कर दी अपनी मेमोरी का साइज और फिर उसमें इंक्रीमेंटेशन करके उसे प्रिंट करवाऊंगा। जो मेमोरी मेरे पास केलॉग में थी, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको रन टाइम के अंदर इसमें एलोकेशन करूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे रियल की मदद से इसमें एलोकेशन करने की इजाजत मिलेगी। मैं रियल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन की मदद से मैंने कोड लिखा। अब ये कोड मेरा क्या करेगा, ये कोड मुझे हेल्प करेगा केलॉग में एलोकेशन करने के लिए। और कैसे होगी एलोकेशन, जल्दी से उसे करते हैं, रन करता हूं अपने प्रोग्राम को, सेव किया। और अब अगर अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, और ये मेरा आपसे एक सवाल है और आप सबको इसका आंसर देना है नीचे कमेंट में। टाइम स्टैम्प लगाए, जो भी वीडियो का टाइम चल रहा है टाइम स्टैम्प लगा के मुझे नीचे कमेंट करके आंसर दे के इसका आंसर ये होगा। इस तरह से मुझे मेरा आंसर प्रिंट होकर मिलेगा और जितने भी लोग नीचे कमेंट करेंगे मैं उन सबको कमेंट करके दिल दूंगा। तो चले, मैं जस्ट आपको 3 सेकंड दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर रहा हूं, नीचे कमेंट करें। सॉलिड गाइस, आई होप आपने नीचे कमेंट लाजमी किया होगा। तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझसे एज इट इज मुझसे इनपुट मांगेगा केलॉग की मेमोरी का। उसके बाद ये मुझसे मांगेगा कि भाई आप इनपुट एलिमेंट्स करो। पहले आपने मेमोरी बता दी आपकी कितनी मेमोरी है, फिर आप उतनी मेमोरी के हिसाब से एलिमेंट्स इनपुट करो और फिर उसके बाद वो सबको प्रिंट करके दे देगा उस इंडेक्स को। उसके बाद ये मुझसे दोबारा वैल्यूज मांगेगा कि आप अपनी अपडेटेड मेमोरी के हिसाब से, नई मेमोरी के हिसाब से तो आपने इसमें इंक्रीमेंटेशन करी है, इसमें जो आपने एलोकेशन करी है अपनी केलॉग को जो आपने एलोकेट किया है उसके हिसाब से अपनी नई मेमोरी इनपुट करो। मैं अपनी नई मेमोरी इनपुट करूंगा, उसके बाद ये वही मुझसे मेमोरी में इनपुट मांगेगा और फिर उसके बाद वो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए अब इन सबको प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूँ। चलिए रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, रन के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझसे एक एरर मांग रहा है। ये बोल रहा है यहाँ पे एक्सपेक्ट लाइन नंबर 20 पर मुझसे को यहाँ पे गड़बड़ हुई है और 25 भी देखते हैं। सो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पर भी लाइन नंबर 21 में भी मैं यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, तो हमें यहाँ पर भी कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम लोग लिखते हैं एम्परसेंड और एन। अपने प्रोग्राम को सेव करते हूँ। ठीक है, अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अपनी मेमोरी को। मैंने उसके सिंटेक्स में ये बात आपको नहीं बताई, ये बात मिसिंग थी कि उसके एरे में क्या करना है, हमें उस नंबर्स ऑफ मेमोरी को मल्टीप्लाई करवाना है कि जो वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करेगा वो मेरी पुरानी मेमोरी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। आपने लिखना है एन मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एन, वरना वो आपसे वैल्यूज इनपुट नहीं मांगेगा। सिर्फ ये पूछ के आपका वो प्रोग्राम से मेमोरी का साइज इनपुट लेने के बाद आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वहीं पे कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि आपने उतनी मेमोरी उससे मल्टीप्लाई ही नहीं करवाई। सो इस वजह से वो हमारा प्रोग्राम यहीं पर खत्म कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि वो मुझसे वैल्यूज इनपुट भी मांगे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर स्टार लगाना जरूरी है। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, जल्दी से रन करते हैं और देखते हैं क्या हमें सही रिजल्ट मिलता है कि नहीं। देखिए ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द साइज ऑफ एरे यू वांट। ये मुझसे पहले मेरी एरे का साइज पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज मैं करता हूं 5 इनपुट वैल्यूज की मेमोरी में दे देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और फिर ये देखिए ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू नंबर 0 फॉर दिस एरे। मैं लेट्स सपोज मैं करता हूं, मैं एंटी काउंटिंग के लिए करता हूं, मैं पे करता हूं 5 4 3 2। तो मैं एक VS कोड की सेटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे ऐसी प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मिल रही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको कंपाइल रन करेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट रन होगा। पहले आपसे साइज पूछेगा, उसके बाद आपसे इनपुट देगा और सही तरह से आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन मेरे VS कोड की सेटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट देना। एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे ये मुझसे इनपुट मांग रहा है और फिर वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये मुझसे पूछा एंटर द साइज ऑफ न्यू एरे, या इसमें एलोकेशन कर रहा है। ये तो है ये नॉर्मल केलॉग डायनेमिक मेमोरी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं केलॉग के अंदर रीएलोकेशन कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे न्यू साइज देता हूं। लेट्स सपोज मैंने पहले दिया था 5, अब मैं देता हूं 7 नंबर्स का मैं इनपुट देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। ये मुझसे पूछे एंटर द वैल्यू फॉर 0 नंबर, लेट्स सपोज मैं करता हूं 5 4। देखिए जी क्या कर रहा है, ये मेरी मेमोरी में एलोकेशन कर दी इसने। और इसने एलोकेशन कैसे की, पहले मेरे पास मेमोरी थी 5 की और फिर मैंने इस मेमोरी को बढ़ाकर 5 से 7 कर दिया, तो मैंने और 3 वैल्यूज इनपुट कर दी, मैंने और इसमें एलोकेशन कर दी। यानी पहले मेरे पास साइज था इतना, उसके बाद मैंने चाहा कि ये इसका साइज बढ़ के हो जाए 7, इसमें मैं 3 वैल्यूज और इनपुट कर दूं। सो इस तरह से मेरी यहाँ पर ये वैल्यूज इनपुट हो गई और फिर इसमें एलोकेशन हो गई। तो जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी सेटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझसे थोड़ा ऐसे इनपुट लेके रन करके दे रहा है। तो मैं इसको ठीक कर लूंगा, लेकिन मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट देना और आपको समझ में आ गया होगा। इस 5 की मेमोरी को आप 7 की मेमोरी बना दो। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुझसे 3 वैल्यूज इनपुट क्यों मांग रहा है। मैं तो उसको 5 से 7 बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मांग 3 इनपुट वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा है, मांग रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं, जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। सो इस तरह से हम लोग ये अलॉग का यूज करते हैं किसी भी अपनी डायनामिक मेमोरी के अंदर
रीएलोकेशन करने के लिए रन टाइम के अंदर। सो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से हम लोग उसका कोड लिखते हैं। पहले हम लोग कोई भी malloc का कैलॉग डायनेमिक मेमोरी कोड लिखते हैं, उसको रन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रीएलोकेट करते हैं, एलोकेशन करते हैं रीएलॉक की मदद से। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको आज की इस वीडियो में रीएलॉक के बारे में कंप्लीटली समझा पाऊं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लेटर ऑन ऐसी सी लैंग्वेज, टेक्नोलॉजीज और टेक से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस भी लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या क्लिक करके बुकमार्क या क्लिक करके सेव कर लीजिएगा अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं। सो गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।